हमने लास्ट टाइम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पे हम डिस्कस कर रहे थे और एक गो थ्रू गए थे कि लास्ट वो था, इसीलिए ज़्यादा तफसील से हमने नहीं पढ़ा, लेकिन आज मेरी कोशिश होगी कि आपको तफसीलन इसकी डिस्कस कर सकें। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मैंने लास्ट टाइम आपको थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस किया था। और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट is an organized learning experience within a given period of time with the objective of reducing the possibility of performance change led by 1970। देखिए, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अभी तक हमने जितना कुछ भी पढ़ा है वो HR से रिलेटेड पढ़ते रहे हैं। सिलेक्शन कैसे होती है, फिर सिलेक्शन के बाद उसको इंडक्ट किया जाता है। अब वो काम कर रहा है बंदा, एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, एम्प्लॉय को काम करते हुए अब हमने क्या करना है, मोटिवेट रखना है, उसकी मोटिवेशनल चीज़ को बरकरार रखना है। अब उसकी मोटिवेशनल चीज़ कैसे बरकरार होगी, किस तरीके से होगी, ठीक है, उसका एक प्रोसेस होता है, एक इम्पैक्ट होता है कि वो अपने काम पे तवज्जो दे और ऑर्गेनाइजेशन को उसके गोल अचीव करने में मदद कर सके उसकी। ठीक है, क्योंकि जाहिर बात है वो भी एक काम कर रहा है। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए आप उसको परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे। मैंने कहा आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखें ना, बच्चे को भी आप कोई चीज़ या किसी बंदे से काम लेते हैं तो उसकी थोड़ी सी अप्रेजल करते हैं। अब वो अप्रेजल किस तरह करते हैं, किसी की डायरेक्टली तारीफ तो आप नहीं करेंगे ना, फ्लर्टिंग में आएगी, आप उसकी खुशामद में आ जाएगी, नहीं, आप उसके किसी काम को, किसी गोल को जो वो अचीव कर रहा है उसके ऊपर उसको अप्रेज करेंगे, अप्रेजल करेंगे। ठीक है, अब उस चीज को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम दिया गया, क्योंकि वो उसकी डेवलपमेंट से रिलेटेड है, उस बंदे की, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं उनकी। ये कोई कॉन्सेप्ट इतना पुराना नहीं है, ये बेसिकली स्टार्ट हुआ 1970 में, और इन्होंने बाकायदा तौर पे उसको, ये जो नेटवर्क है इसने पब्लिश की, कौन सी किताब थी, उसकी बुक का नाम था डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्स, और उसने इसके अंदर बाकायदा ये पहला टर्म इस्तेमाल किया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। इससे पहले तो डेवलपमेंट का कांसेप्ट ही नहीं था, डेवलपमेंट से मुराद सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट को लिया जाता था, लेकिन इसने बाकायदा तौर पे एक इंडिकेशन दिया कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स की जो डेवलपमेंट है वो भी इससे रिलेटेड है। ठीक है, अब ये किस चीज पे है, किस चीज पे मबनी होती है। ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू द टैलेंट एंड energies of people that are available to an organization as potential contributors in achieving organization's goal। अभी मैंने आपको बात की कि एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीवर का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है, उसके गोल अचीव कब होंगे, जब उसके अंदर जो एम्प्लॉइज हैं उनकी एनर्जी, उनकी टैलेंट जो है वो आप आगे उसको डेवलप करेंगे। अगर एक बंदा नॉर्मल रूटीन के काम कर रहा है वो उगता जाएगा, करते 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 यूज्ड हो जाएगा, लेकिन अगर उसके दरमियान में अगर आप उसको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज अप्रेजल करेंगे तो क्या करेगा, वो और ज्यादा मोटिवेट होगा, आगे बढ़ेगा, आगे से आगे जाएगा। इट इज डिफाइंड एज कंटिन्यूअस प्रोसेस टू इंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज कॉम्पिटेंसी, डायनामिज्म, मोटिवेशंस एंड इफेक्टिवनेस इन सिस्टमैटिक एंड प्लान वे। एक प्लान वे के जरिए होता है, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली, डेवलपमेंट का एक पूरा प्रोसेस है। क्या फीचर है इसके, इसमें एक सिस्टमैटिक अप्रोच ली जाती है, इसमें कंटिन्यूअस एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि 6 महीने के लिए आपने किया उसको स्टॉप कर दिया, साल के लिए किया स्टॉप कर दिया, नहीं, ये एक कांस्टेंट प्रोसेस है। जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है उसके अंदर उसके डेवलपमेंट का प्रोसेस चलता रहेगा। फिर परसीव इन नेचर, और ये इंसान की नेचर है। आप देखें किसी भी इंसान को अगर आप उसकी तारीफ करना बंद कर दें या उसको अप्रेस करना बंद कर दें तो क्या होगा, क्यों नहीं है साहब, वो तो कहेगा बस ठीक है, बस चल रहा है, बस दैट्स इट, ये काम यहीं पर खत्म। बेस्ड ऑन टेक्निक्स, आपको पता है टेक्निक्स इंसान की डेवलप होती है, और ये डेवलप कब होती है, जब उसके साथ एक प्रोसेस के साथ उसको वो किया जाता है, स्किल उसकी बढ़ाई जाती है। डिसिप्लिनरी, और ये जरूरी भी है कि आप किसी को डिसिप्लिन के अंदर लेके आए। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में से खुला छोड़ दें, हर कोई अपने लिए एक अपना एक वो एंटिटी बनाता रहेगा और उसी पे चलता रहेगा, लेकिन आप जब एक सिस्टम डेवलप करते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो उसको डिसिप्लिन के तहत लेके आएगा।
देखिए मैंने आपको फर्स्ट पे एक चीज बताई थी, बेशक आप लेक्चर्स में देख भी सकते हैं पुराने इसमें, कि आपके सिस्टम के लिए, एचआर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर? प्लानिंग। किसी भी चीज के लिए, वह इंटरव्यू हो, वह आप कुछ भी करें, हायरिंग से लेके सिलेक्शन से लेके अप्रेजल तक, ये सब एक प्लानिंग के तहत होता है। ठीक है, इस पे क्लियर है? ये एक छोटी सी एक बैकग्राउंड था जो आपको बताने के लिए था। अब इसके अंदर आता है एक्टिविटीज दैट कंट्रीब्यूट टू प्रोफेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब इसकी एक्टिविटीज क्या है कि ये ग्रोथ करे, प्रोफेशनल ग्रोथ करे और डेवलपमेंट करे। कंटिन्यूइंग एजुकेशन, एनरोलमेंट इन फॉर्मल डिग्री प्रोग्राम्स, कोर्सेज और वर्कशॉप्स। अब होता ये है कि आप ये डेवलपमेंट कैसे करते हैं, इसमें आपका पहला स्टेप है कंटिन्यूइंग एजुकेशन। एजुकेशन आप उसकी कंटिन्यूइंग प्रोसेस होगा। अब उसके लिए क्या करते हैं? आप कोर्सेज करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं। आपके अपने डिपार्टमेंट्स में देख लें, उसमें क्या किया जाता है? कोर्सेज लॉन्च किए जाते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, सेमिनार होते हैं, ठीक है, सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, ग्रेडेशंस होती है, क्रेडेंशियल होती है, एजुकेशन। ये एक एजुकेशनल प्रोग्राम भी एक ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसका काम है कि वो उसके अंदर उनको एजुकेशन दे, डेवलपमेंट करे। मिसाल के तौर पे आप देखें, अक्सर बैंकों में आप चले जाएं, वहां पे कहते हैं हमारी वर्कशॉप हो रही है, किस चीज पे हो रही है? कस्टमर रिलेशंस पे हो रही है, ठीक है, एटीट्यूड्स पे हो रही है। आपके अपने मेडिकल फील्ड में कितनी वर्कशॉप्स ऐसी नहीं होंगी, गुड बिहेवियर के उस पे होगी, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव पे होगी। अब उस वर्कशॉप्स का मकसद क्या होगा? आपकी एजुकेशनल कंटिन्यू, आपको एक वो देना, एक डेवलपमेंट करना, ठीक है। फिर पार्टिसिपेशन इन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरा ये है कि ये सिर्फ एक नहीं है कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन करता है, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन भी किया जाता है, बाहर के बंदों को बुलाया जाता है, मोटिवेशनल स्पीच दी जाती है। मिसाल के तौर पे एक बंदा देखता है कि यार मेरी ऑर्गेनाइजेशन में बंदे थोड़े से जरा वो हो गए हैं और इनको थोड़ी सी मोटिवेशनल चीज़ों की जरूरत है, थोड़ी एंटरटेनमेंट चीज़ की जरूरत है, ताकि वो इनको थोड़ा से बंद माहौल से बाहर निकाल सके। तो उसके लिए क्या किया जाता है? किसी बंदे को बुला लिया जाता है। अक्सर देखें, मैंने अक्सर जगहों पे देखा है, मौलाना तारिक जमील साहब को बुला लिया जाता है और वो बहुत अच्छी स्पीच करते हैं। किस बेस पे? दीन को और उसको लेके साथ चलते हैं। इसी तरह मैंने देखा है कई ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप जानते हैं, उनको बुला लिया जाता है, वो कॉन्फिडेंस पे देते हैं। इंडियंस तो इसमें बहुत आगे हैं, पाकिस्तानी भी थोड़े से आगे आए हैं। इस तरह बहुत सारे ऐसे हैं, कोई एक वो नहीं है। इंट्रोडक्शन तो इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा वो की जाती है कि साल में एक दफा किसी मोटिवेशनल स्पीकर को बुला के स्पीकर को उससे स्पीच दिलवाई जाती है। तो ये सारा, ये जितने भी हैं, बस ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि वो इस चीज़ों को कंटिन्यू कर सके, डेवलपमेंट का। वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं कि हमारे स्पीकर्स आएंगे, वो आपको ये ट्रेनिंग देंगे, ये ट्रेनिंग देंगे। आई थिंक उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, ठीक है। आगे चलें, आगे चलते हैं। रिसर्च। अब डेवलपमेंट का काम, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये उस डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, HRD जिसे कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। उसके काम है एजुकेशन देना, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन को पार्टिसिपेट करवाना, रिसर्च करना, ये भी उसका हिस्सा है। ये भी रिसर्च है ना कि यार बंदे की तरह मालूमात करो ये कैसे हो रहे हैं, एक प्रोसीजर है, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। इंप्रूव जॉब परफॉर्मेंस। सिर्फ ये नहीं है कि आपने ट्रेनिंग दे दी, आपने ये भी देखना है कि उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है कि नहीं हो रही। ये नहीं है कि बस उसने एक काम किया बस दैट्स इट, इतना खत्म कर दिया। उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है। इंक्रीज ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटी। और देखें, एक बात मेरी याद रखें, कोई चीज भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। कोई भी परफॉर्मेंस या कोई भी स्पीच इसलिए नहीं होती कि बस इसको दे दिया, सुन लिया, नजरअंदाज कर लिया, ट्रेनिंग दे दी, कर दी, नहीं। इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि हर इस प्रोसेस के बाद आपकी ड्यूटीज भी इंक्रीज होती हैं और आपकी रिस्पांसिबिलिटी भी इंक्रीज होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और वो है मार्केटिंग से रिलेटेड, आपके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है कराची में। सपोज कि आप वहां जाए, ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत आप जाए, आपको कस्टमर टारगेटेड मार्केटिंग के ऊपर एक सेमिनार आपको ऑर्गेनाइज किया गया है और आप 50 बंदों के ऊपर 2 बंदों को सेलेक्ट करके भेज दिया गया है परफॉर्मेंस बेस पे। अब मुझे बताएं, जब वो वापस आएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का पहला काम क्या होगा कि जो वो ट्रेनिंग लेके आया है उसको क्या करेंगे? इंप्लीमेंट करवाएंगे। तो ये जो चीज है, इससे क्या हुआ? ड्यूटीज इंक्रीज हुई है कि नहीं हुई? उसकी रिस्पांसिबिलिटी बढ़ गई कि नहीं? अब वो बाकी 48 बंदों को भी साथ लेके चलाएगा और उनको वो चीज जो ट्रेनिंग करके आया उसको साथ लेके जाएगा। क्लियर हो गया सर? ठीक है, आगे चलते हैं।
फिर आता है अप्रोच टू प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इसका बेसिक पर्पस क्या है? आपकी अप्रोच बनाना किस बेस पे? स्किल बेस्ड ट्रेनिंग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रेनिंग दे दी, स्पीचेस हो गए, वर्कशॉप्स हो गई, आपकी स्किल को बढ़ाता है। हर बंदे की अपनी एक स्किल होती है, तो वो स्किल कैसे बढ़ती है? जब वो इफेक्टिव स्किल बेस्ड ट्रेनिंग अलाउज पार्टिसिपेंट टू लर्न कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन और नेसेसरी बिहेवियर प्रैक्टिस लर्निंग द न्यू इंफॉर्मेशन। अब होता ही है, हर एक सब्जेक्ट अपने अंदर एक वो कहते हैं सैलाब रखता है, गोहर होता है, समंदर है, तो एक समंदर है। अब एक बंदा अगर किसी चीज की ट्रेनिंग ले रहा है तो उसके अंदर वो क्या करेगा? उस स्किल को जोड़ेगा। ठीक है, मिसाल लेते हैं, छोटी सी एक मिसाल लेते हैं। इससे पहले आपने एक लेक्चर लिया अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग आपको किसी का भी सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है आपका? जब सब्जेक्ट नहीं है, आपको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप पढ़ रहे हैं, फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट के लिए मतलब नो, मैं इसको थोड़ा सा अलग कंसेप्ट लेता हूँ। नहीं साहब, आप क्या कहते हैं? सर टू बी ऑनेस्ट मेरे जहन में सच कुछ हो गया ऐसा कुछ, इसलिए कि आपने वो सलाउद्दीन साहब की जो बात वो कर रहा था, कोई चीज़ मेरे जहन में भी आ रही थी, तो आपने उसको वो कर दिया, तो उसके अलावा आप क्या कहते हैं? सर इससे उसकी स्किल इंक्रीज होगी। बात आपकी ठीक है। मैं एक और एडिशन इसमें करना चाहता हूँ, लाइक वी कैन यूटिलाइज दीस थिंग्स इन करंट लाइफ। दैट्स अ गुड पॉइंट। आप क्या कहते हैं? सेल्फ अब्यूज। देखिए मेरी बात सुनिए, हर चीज को सिर्फ इसलिए ना, मैंने आपको डिफर्स पे कहा था, हर चीज मैंने अपने टीचर से पढ़ा, उसने मुझे कहा तुमने ऐसा मास्टर्स कर लिया, सो व्हाट, क्या सीखा? मैंने कहा सर ये तो मेरी लाइफ में ये क्या काम आएगा, मैंने एग्जाम देना है, कॉम्पिटिटिव है। वो हंस के कहता नो, यू मस्ट इम्प्लीमेंट दिस सब्जेक्ट इन योर लाइफ। एग्जैक्टली। जॉब में भी जॉब चाहिए, ये मैंने डे फर्स्ट पे बताया था, याद है? फर्स्ट डे एचआर भी आप क्यों सीखे? आप अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करें। जो just another addition, sir. Actually, I'm working in ICRC, international organization में, तो ये सारा जो प्रोसेस आप बता रहे हैं ये हम कर रहे हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि ये क्यों कर रहे हैं। अब मैंने स्टेप बाय स्टेप आप बता रहे थे ना कि मतलब जिस तरह आपकी उन्होंने एक परफॉर्मेंस रिव्यू हम करते हैं बहुत पहले, फिर इसका अप्रेजल जो बनता है, फिर एचआर जो है उस पे उसकी बेस पे आपको इन हाउस ट्रेनिंग देते हैं, फिर आपको आपके लिए मोटिवेशनल एक्टिविटीज अरेंज करते हैं, और आखिर में जो आप ये बता रहे हैं स्किल बेस्ड ट्रेनिंग। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये बड़ी सिंपल सी बात है, आपकी लाइफ में ये सब कुछ हो रहा है। मुझसे एक बंदे ने लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था कि सर मैंने तो ये देखा ही नहीं है, तो मैंने उसको कहा आपने कभी इटालियन स्टैंड नहीं, तो मैंने कहा जरूरी नहीं है कि इटालियन आपने खाएंगे तो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। मसला सिर्फ ये है कि हमें उस चीज़ का नॉलेज नहीं है। आप अपनी पर्सनल लाइफ में अकाउंटिंग करते हैं, पर्सनल लाइफ में अपनी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, पर्सनल लाइफ में आप अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं, पर्सनल लाइफ में आप अपना अकाउंटिंग इक्वेशन मेंटेन करते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसको अपनी लाइफ के साथ जोड़ते नहीं। इधर जो ट्रेनिंग का पर्पस होता है वो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपकी जो स्किल है उसको डेवलप करना, मजीद उसको एक्सटेंशन देना। ऐसा नहीं है कि बस अब एक बंदा है, मिसाल के तौर पे परफॉर्मेंस अप्रेजल के मुतालिक मेथड हम आगे पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर एक बंदा है वो कहता है मैं 50 के करीब बना सकता हूँ, ठीक है, मशीन की कैपेसिटी जो है वो 100 की है और ये 50 बना सकता है। अब उसकी प्रैक्टिस है, उसकी स्किल है कि वो 50 बना सकता है घंटे के अंदर, मशीन 100 बना सकती है। मुझे बताएं आप ट्रेनिंग उसकी किस बात पे ऑर्गेनाइज करेंगे? आपको सबसे पहला काम क्या करना है? आपने उसको मोटिवेशन देना है, एक स्पीच देनी है, उसको स्किल उसकी डेवलप करनी है कि वो 50 के बजाय कितने में चला जाए, 100 तक जाए। 100 पे नहीं है तो 70 तक तो जाएगा। क्यों? अब आप समझ लें। तो ये बेसिकली इफेक्टिव जो ट्रेनिंग होती है उसका काम ये होता है कि आपकी स्किल बेस को ट्रेनिंग दे जितनी भी है। क्लियर है? यहाँ के चलो ठीक है, क्लियर है सर, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नो सर। अच्छा, उसके बाद आता है जॉब असाइनमेंट। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि हम कह लें कि
जॉब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो असाइन की जाती है। आपने किसी को हायर कर लिया, वो काम कर रहा है, तो क्या वो वही काम करेगा? नहीं, आपने क्या करना है, लर्निंग बाय डूइंग। इंसान कैसे सीखता है? आपकी सीवी इफेक्टिव कब होगी? मुझे बताएं, आपके पास एक बंदा एक्सपीरियंस वाला है और एक सिर्फ एजुकेशन वाला है, दोनों में से प्रेफर किसको करेंगे आप? एक्सपीरियंस वाले। तो ये चीज है लर्निंग बाय डूइंग। ऐसा नहीं है कि बस हवा में कर ली, बाय वर्किंग ऑन रियल प्रॉब्लम्स एंड डायलेमास। वो मार्केट में आया, वो रियल प्रॉब्लम्स देख के आया है। मिसाल के तौर पे आपकी एक स्किल है, नहीं ऐसा आप ऑर्डर अच्छा कर लेते हैं, एवोल्यूशन अच्छी कर लेते हैं, तो मुझे बताएं मुझे किस चीज पे प्रेफर करनी चाहिए? आपकी स्किल के ऊपर, कि आपने प्रोफेशनल फील्ड में उस चीज को देखा है। अब एक बंदे ने देखा ही नहीं और मैं उसको कहूँ कि जाओ यार ट्रेनिंग करके आओ, तो क्या ख्याल है किसका फायदा होगा मुझे? फर्स्ट राउंड वाले का, सेकंड वाले का? तो ये चीज जो है आपकी डिपेंड करता है। मे बी एन एंटायरली न्यू जॉब, रिस्पांसिबिलिटी एडेड टू एन एग्जिस्टिंग जॉब सच एज शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट। आपने देखा होगा अक्सर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की मिसाल देता हूँ, उसमें कोई शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया जाता है और उसमें जो इंचार्ज होता है वो अपने ही डिपार्टमेंट के बंदे को उठा के देते हैं, उस प्रोजेक्ट में बंदे बाहर से लेते हैं, लेकिन इंचार्ज वो क्या रखते हैं? अपने बंदे को रखते हैं, और वो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट के लिए और उसकी जॉब से रिलेटेड वो होती नहीं है, लेकिन उसको हवाले कर दिया जाता है। मेरा पॉइंट आप समझ गए? एग्जैक्टली सर, उसका एक एडेड वैल्यू होता है कि मतलब ये ऑलरेडी यूज्ड होता है ना ऑर्गेनाइजेशन से। कुछ चीजें तो सारी सेम है, लेकिन बेसिक पर्पस क्या होता है, उसको इंटरनली न्यू जॉब असाइन की जाती है, इससे उसकी स्किल आगे होती है, वो मोटिवेट होता है कि भाई मैं तो एज अ प्रोजेक्ट बेस्ड इंचार्ज भी रहा हूँ, और इस बंदे को फिर वो बड़ा अपने वो काउंट करता अपनी सीवी और उसमें। द की एलिमेंट इन अ डेवलपमेंट सेगमेंट असाइनमेंट इज चैलेंज, something that stretches people, pushes them out of their comfort zone। मैंने लास्ट टाइम ये बात की थी कि बेसिकली आप अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे तो तरक्की करेंगे, नहीं निकलेंगे नो पेन नो गेन। बस एक ये मुहावरा को सिंपल आप करेंगे, इस पे फिट बैठता है। इसका पर्पस क्या होता है? मतलब आपको निकालना, कंफर्ट जोन से निकाल के आपको एक्टिव लाइफ में लेके आना, और वो जितना एक्टिव लाइफ में आएगा वो उतना आगे तरक्की करेगा। क्लियर इस चीज पे? तो आपने इस चीज के ऊपर जो है ना बहुत इफेक्टिवली देखना है कि भाई वो उसको आप एम्प्लॉय के साथ ट्रेनिंग में क्या तरीके कार करते हैं। आप कहते हैं ये बंदा ट्रेनिंग पे आ रहा है, ठीक है, अब आपने उसके अंदर जो उसकी स्किल है वो तो एक 50 कर रहा है यूनिट, आप उसको 70 पे लेके आएंगे तो वो क्या होगा? अपने कंफर्ट जोन से निकलेगा। उसके लिए उसको स्ट्रेच करना है, उसको पेन लेने पे मजबूर करना है, तो ये जो चीज है ये उसके लिए जरूरी है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की, और वो काम है एक डिपार्टमेंट का, ठीक है। अब इसमें पहला सेगमेंट जो होता है वो आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, कि अब हम ये काम कैसे करेंगे? परफॉर्मेंस अप्रेजल पे करेंगे। परफॉर्मेंस अप्रेजल है क्या? ये उसकी डेफिनेशन है, इट इज अ सिस्टमैटिक एवोल्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस ऑन द जॉब एंड इंडिविजुअल पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट। मेरा ख्याल है इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है, डेवलपमेंट आप समझ रहे हैं तो ये आपके लिए इजी है। इसमें सिंपल सी बात है, आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं भाई। पर अप्रेजल का देखिए दो अप्रोच है ना, एक परफॉर्मेंस है और एक अप्रेजल। परफॉर्मेंस वो क्या कर रहा है, अप्रेजल उसको आप क्या दे रहे हैं, ठीक है। तो it is a formal structured system of measuring, evaluating job-related behaviors and outcomes to discover reason of performance and how to perform effectively in the future, so that employees, organization and society all benefits। अब इस definition से हमें कुछ चीजें बहुत क्लियर लफ्जों में समझनी है, और उसमें आपकी आती है कि इसका इफेक्ट एम्प्लॉइज के फ्यूचर पे, ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर पे और सोसाइटी के और बेनिफिट्स हैं, इन सबका फायदा है। देखिए मैं काम कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, मेरा अप्रेजल मुझे मिल रहा है, मुझे बेनिफिट्स मिल रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, मेरे लिए फ्यूचर क्या है? मेरे बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर हो, मुझे लॉन्ग टर्म के लिए फायदा हो, ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर क्या है? वो तरक्की करे। अब ये सारे इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है। और फिर सोसाइटी का भी हो, क्योंकि मेरे साथ जुड़ा है मेरी एक फैमिली, मेरे साथ एक सर्कल, ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा है पूरी एक सोसाइटी। सिर्फ एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन जुड़ा नहीं है, उसके साथ कितने बंदे कमा रहे हैं, खा रहे हैं। आप अगर
एक फैक्ट्री की मिसाल लेते हैं, लास्ट टाइम सर ने एक फैक्ट्री की बताई थी 410 वाली, कि उसको लॉस हुआ तो कितना बड़ा लॉस हुआ, लेकिन उससे लॉस सिर्फ एक बंदे का नहीं हुआ, बिजनेसमैन का नहीं हुआ, उसके साथ पूरे रिलेटेड पूरी एक सोसाइटी का लॉस हुआ है। तो ये चीज बहुत मैटर करती है कि आपकी जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो सिंगल एक बंदे की नहीं है, पूरी सोसाइटी की, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इज अ सिस्टमैटिक वे। अब ये भी याद रखिएगा कि ये एक सिस्टमैटिक वे से होता है, ऐसा नहीं है कि चार बंदे बैठ गए और उसकी अप्रेजल लिख दी। एक सिस्टमैटिक की पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे चल के बात करेंगे इस पर। परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस क्या है? ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन ऑफ अप्रेजल, जॉब एक्सपेक्टेशन एस्टेब्लिशमेंट, डिजाइन एंड अप्रेजल प्रोग्राम, appraise the performance interviews, use data for appropriate purpose, identify opportunities variable, using social process, physical process, human and computer assistance। अब ये नहीं है कि आपने परफॉर्मेंस अप्रेजल कर दी, इसके कुछ प्रोसेस है। एक प्रोसेस के तहत होता है, आपने पहले ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने, अप्रेजल से आप चाहते क्या हैं? जी बोले बोले, मेरी उसमें मुकम्मल इजाजत है, बात कर सकते हैं सर। बस जस्ट एडिशन है ना इसमें, कि मतलब इसमें अक्सर ये होता है कि जो एम्प्लॉइज होते हो उसके लिए साल की स्टार्ट में ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं कि आपने ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है, फिर उस ऑब्जेक्टिव पे आपकी परफॉर्मेंस आप ये ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बात कर रहे हैं, फिर ये सारा प्रोसेस आपने करना है। हाँ। पहला चीज प्लानिंग, मैंने डे फर्स्ट पे आपको समझाया, बस ये ध्यान में रखना। अब एचआरएम क्या है? टोटली एक प्लानिंग प्रोसेस है। ऑब्जेक्टिव डिफाइन करें, लेकिन याद रखिए ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन के गोल को मद्देनजर रखना है, रिमेंबर दिस थिंग। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने क्या रखनी है? ये सोसाइटी और बेनिफिट्स, ये जरूरी है, ये आपके की पॉइंट है। उसके बाद जॉब एक्सपेक्टेशन एस्टेब्लिशमेंट, आपने बाकायदा उसकी जॉब की वो भी करनी है। ऐसा नहीं है कि बस आपने सिर्फ जॉब की जो एक्सपेक्टेशन है ना वो भी मद्देनजर रखनी है। अब आप मिसाल के तौर पे एक मार्केट वाले बंदे को कहें तुम एक बंदे का इंटरव्यू करो, क्या वो एचआर को संभाल सकेगा? आपने ये भी नहीं करना, ये नहीं कहना कि भाई कौवे को कहना पानी में तैरो। इस रिमेंबर दिस थिंग, आपने जॉब की एक्सपेक्टेशंस भी देखनी है, एस्टैब्लिशमेंट उसकी क्या है, डिजाइन एंड अप्रेजल प्रोग्राम, और फिर इसको डिजाइन करना है कि भाई ये जो ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट किए हैं, जो जॉब के हिसाब से आपने देखा है उसके हिसाब से उसको डिजाइन भी करना है कि भाई अप्रेजल प्रोग्राम मैंने कैसे करना है, चेक बेस पे करना है, कौन सा मेथड यूज करना है अप्रेजल के लिए, मैंने वो कंपैरेटिवली मेथड करना है या मैंने उसको जो है ना सिंगल किसी से पूछ करके लेना है। तो ये सारी चीजें आपने डिजाइन करके उनको बता देनी है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं बताते, लेकिन आई थिंक सो बताना बेहतर है, ठीक है। अप्रेज द परफॉर्मेंस, और फिर उसको अप्रेज भी करना है, आपने उसको कैश अवार्ड देना है, उसकी सैलरी इंक्रीज करनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बस कागजी कार्रवाई और बस उसको खुश कर दिया जाए, एक फूल कर बुके दे दिया, आपने बहुत अच्छा काम किया, क्या वो खुश होगा? वो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें एक बंदा कह रहा था कि यार मेरी तरफ से एक कप चाय पी लो, तो मुझे बताओ, आप लोग 2 कप चाय मैं पिलाता हूँ, चुप हो जाओ मुझे दोबारा काम करना है। ऐसा है कि नहीं है? तो ये जरूरी है, अप्रेजल द परफॉर्मेंस। फिर परफॉर्मेंस इंटरव्यूज भी करने हैं कि भाई जिनकी परफॉर्मेंस हुई है उनको इंटरव्यूज करो, देखो वो आगे हम पढ़ेंगे कि उनके साथ करना क्या है। यूज डेटा फॉर एप्रोप्रिएट पर्पस, और फिर उस डेटा को आप यूटिलाइज करें बात के आने वालों के लिए, लोगों के लिए भी कि भाई ये देखो ये हो रहा है, पब्लिश करें। आपने देखा होगा अक्सर ऑर्गेनाइजेशन की एनुअल बुक बनती है और उसके अंदर क्या होता है, शाइनिंग स्टार्स लिखे जाते हैं, कहता है कि मार्केटिंग वाले ज्यादातर इसको यूज करते हैं। आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज वेरिएबल्स भी बताने हैं कि क्या आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। यूजिंग सोशल प्रोसेस, फिजिकल, आई थिंक सो मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत है? नो आगे चलें। यस अच्छा, अब टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है? मुख्तलिफ टाइप्स जिनके जरिए हम क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटी परफॉर्मेंस अप्रेजल को चेक करते हैं। Each of methods is effective for some purpose, for some organization, ठीक है, ये भी आपने देखना है, ठीक है। None should be dismissed or accepted as appropriate except as they relate to the particular need of the organization or an employee।
क्लियर है इस पे? आगे चले। अच्छा, अब आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल की टाइप्स कितनी है। रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट, क्रिटिकल इंसिडेंट, बिहेवियर अप्रोच, कंपैरेटिव इवैल्यूएशन, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, 360 डिग्री, परफॉर्मेंस टेस्ट एंड साइकोलॉजिकल इंटरव्यू। ये इसकी टाइप्स हैं, समझ लें आप, इसके मेथड समझ लें। इनमें बाज जगहों पे बुक्स में आपको ट्रेडिशनल और मॉडर्न के हिसाब से मिलेंगे, मैंने इकट्ठा एक ही कर दिया। अगर आप लिखें ट्रेडिशनल और मैं वो भी करें, मुझे से कोई वो नहीं है, लेकिन चीज ये सारी यही है, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पे ये जो है, ये आपको कौन सा है, ये बेसिकली यहाँ तक आपके सारे आते हैं, ट्रेडिशनल उसमें आते हैं, ये मॉडर्न कैटेगरीज में आती है, मॉडर्न अप्रोच से, ठीक है। इसके अलावा भी आपको मिल सकती हैं, मैं कोई कैद नहीं है, लेकिन मैंने वो उठाई है जो मेन है, ठीक है। पहला पढ़ते हैं आपका जिसको कहते हैं रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल क्या होता है? एक नंबर स्केल लगा दिया रहता है 1 से लेकर 10 तक। 1 से लेकर 10 तक एक स्केल बना दिया जाता है, इधर लिखा जाता है लो, इधर लिखा जाता है हाई। अब ये होता है 1 2 3 4 5 6 और 10 तक जाता है। अब रेटिंग स्केल में क्या करते हैं, कहते हैं मिसाल के तौर पे आप इसके बिहेवियर पे रेट करें, तो वो क्या रेट करता है, वो कहता है यार ये इसका बिहेवियर बहुत बुरा है, 2 देते हैं। एक बंदा उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है स्टाफ के साथ, आप उसको 6 देते हैं, 10 तक होता है, मैं 10 देता हूं। तो मुझे बताएं रेटिंग स्केल में क्या होता है, आपने रेट कर दिया उसको। इसी तरह आप मुख्तलिफ एक प्रोफार्मा बना के हर बंदे का प्रोफार्मिंग के ऊपर उसको रेट देते हैं। तो रेटिंग स्केल कंसिस्ट ऑफ सेवरल न्यूमेरिकल स्केल रिप्रेजेंटिंग जॉब रिलेटेड परफॉर्मेंस criterion such as dependability, initiative, outputs, attendance, attitudes। मिसाल के तौर पे एक बंदा, उसकी अटेंडेंस देखते हैं कैसी है। अब मैं 100% अपनी अटेंडेंस देता हूं, कभी लेट नहीं हुआ, कभी इस तरह नहीं हुआ कि मैंने छुट्टी की हो, तो मुझे बताएं आप कौन सा रेट देंगे मुझे? एक्सीलेंट, 10 देंगे, ठीक है। अगर एक बंदा छुट्टियां करता है, बहुत ज्यादा हैबिचुअल छुट्टियां करता है, नीचे आ जाएंगे। अच्छा, उसका एटीट्यूड, ये 2 मैंने रेटिंग और उसी को मैंने डिफाइन भी कर दिया। Each scale range from excellent to poor, low to high, ठीक है। The total numerical scores are computed and final conclusion are derived। फिर उसके एवरेज निकाल के कैलकुलेशन कर दी जाती है कि यार इसको 100 में से कितने मार्क या 10 में से कितने मार्क, ओवरऑल इसकी स्केल देखी जाती है। मिसाल के तौर पर पूरा पेज भरा होता है, एटीट्यूड, परफॉर्मेंस, ठीक है, अटेंडेंस सारा लिख के उसमें स्केल देखा जाता है, आखिर में देखा जाता है कि क्या है, फिर उसकी एवरेज निकाल दी जाती है कि यार ये ओवरऑल कैसा बनता है। इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है? एडेप्टेबिलिटी, इजी टू यूज, लो कास्ट, एवरी टाइप ऑफ जॉब कैन बी इवैल्यूएटेड, इजी है, हर जॉब में हर जगह आप इसको आसानी से फिट कर सकते हैं। नो फॉर्मल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। डिसएडवांटेज, इसका सिर्फ एक डिसएडवांटेज है, क्या? पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक। एक बंदा मुशामत करता है, आगे पीछे करता है, ये इसका एक सबसे बड़ा वो क्लियर है रेटिंग स्केल पे। इसके बाद आता है आपका चेकलिस्ट। चेकलिस्ट क्या होती है, कोई अंदाजा है? एक चेकलिस्ट बना दी जाती है, ठीक है, यस और नो, यस सर, ठीक है। इधर डिफाइन कर दिया जाता है, पॉइंट्स बता दिया जाता है कि इसका बिहेवियर वाइज इसका कैसा है, अच्छा है बुरा है, यस और नो, ये चेकलिस्ट है। यस या आपने इसलिए यस सर का आपके यार सर चेकलिस्ट तो हमने देखे फील्ड में हम चेक करते हैं, चेकलिस्ट फिल करें। हाँ, ये वो चीज है। यस सर, लेकिन मैंने कहा हर चीज आपके उसमें है, लेकिन बस सिर्फ थोड़ा सा वो है। अंडर दिस मेथड चेकलिस्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ ट्रेड्स ऑफ एम्प्लॉय इन द फॉर्म ऑफ यस और नो बेस्ड क्वेश्चंस प्रिपेयर। पहले से क्वेश्चन सारे प्रिपेयर किए जाते हैं, उसके ऊपर यस और नो लिख दिया जाता है, एवल्यूएशन की जाती है। एडवांटेज क्या है? इकोनॉमी, ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लिमिटेड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, और ये मेरा ख्याल है काम बंदे को भी दे देंगे, अगर आप मार्केट में फिर के यस और नो करो तो वो कर लेगा, ठीक है। तो ये बड़ा एक सिंपल स्टैंडर्ड है, ज्यादातर ट्रेनिंग इसी पे होती है। आपको मैं बताऊं, ज्यादातर डिपार्टमेंट ये यूज करते हैं क्योंकि आसान मेथड है, एक ही फॉर्मेलिटी करके सबको बांट दिया, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? ये भी पर्सनल मर्दा का सर है और का मना, ठीक है। दूसरा, यूज ऑफ इम्प्रॉपर वेट्स, उसमें कोई वेटिंग नहीं है। अब एक बंदा है, वो अटेंडेंस उसकी बस एवरेज है, महीने में 4 छुट्टियां मस्ट है वो करता है, तो अब मुझे बताएं यार यस करेंगे या नो करेंगे?
दरमियान में तो कोई एवरेज आई नहीं, कोई शाइनी रेटिंग ही नहीं है, ठीक है। डज नॉट अलाउ रेटर टू गिव रिलेटिव, अच्छा बात होगा रिलेट भी नहीं कर सकते ना उस चीज को, आपके पास ऑप्शन ही है, नो में ऑप्शन ही और ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या करेंगे आप, या यस करेंगे नो करेंगे, तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। The approach is focused on certain critical behavior of employee that makes all the difference in the performance. Supervisor, as and when they occur, records such incident. क्या किसी को कोई आइडिया है इसका? बट इस एक चीज है ये वाली, अगर थोड़ा सा ज़हन पे जोर दें, आपके साथ ऐसा हो चुका होगा, एक बंदे दो लड़ाई कर रहे हैं, शुरू आपने की, मैं जिस वक्त आया उस वक्त ये, तो मुझे बताएं मैंने क्या कर लिया इंसिडेंट में, मिस्टेक, ठीक है। तो ये एक है, या दोनों को देख के एक अंदाजा लगा लेना, इसको कहते हैं क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, ये भी एक तरीका है। फिर उसके बाद आप, मैं कहूँगा यार ये तो दोनों ऐसे ही, ये दोनों का ये मसला है, उससे क्या होगा, ये भी एक अप्रेजल का मेथड का तरीका है। मिसाल के तौर पे आप सारा दिन काम करें, थोड़ी देर के लिए आपने मोबाइल निकाल लिया और उसी बाद आपका सुपरवाइजर आ गया, ना मोबाइल वाले यार गेहूं पे, क्या होगा, वो बेचारा कहेगा सारा दिन परफॉर्मेंस दिखाई है बस, ठीक है। तो ये चीज है, इसमें एडवांटेज भी एवोल्यूशन आर बेस्ड ऑन एक्चुअल जॉब बिहेवियर होता है, रेटिंग ऑफ सपोर्ट बाय, इसमें अक्सर मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को कहता हूँ लुक बिजी एंड डू नथिंग, ये वाला बड़ा एक सिंपल लफ्जों में कंसीडर किया जाता है। सपोर्ट बाय डिस्क्रिप्शन, फीडबैक इज इजी, रिड्यूस, अच्छा इसमें फीडबैक भी लिया जाता है, एक दूसरे से पूछा जाता है क्या हुआ था, क्या कर रहा था, ठीक है, ये चीज बड़ी मैटर करती है, ठीक है। आप गेन कर रहे हैं सर, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, नेगेटिव इंसिडेंट कैन बी प्रायोरिटाइज, सबसे पहले नेगेटिव इंसिडेंट को ही देखा जाता है कि ये इसका क्या है। फिर फॉरगेटिंग इंसिडेंट, ओवरली क्लोज सुपरविजन, फीडबैक में बी टू मच एंड मे अपीयर टू बी पनिशमेंट, इसका सबसे बड़ा फीडबैक है, मतलब आप समझ लें कि डिसएडवांटेज उसका क्या है, फीडबैक क्या है, डिसएडवांटेज है उसका, क्लियर है। आगे सर ये डिस्क्रिप्टिव होगा कौन सा, ये वाला जो क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड है, पहले वाला आपने बताया था उसमें हम रेटिंग्स करते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 हो गया। सेकंड में हम करते हैं चेकलिस्ट होती है, इसमें हम डिस्क्रिप्टिव किसी इंसिडेंट की बेस के ऊपर आप वो करते हैं, डिस्क्रिप्टिव है, रिपोर्ट बेस रही है, रिपोर्ट आ रही है, ये तो रिपोर्ट बेस होता है, ये रिपोर्ट राइटिंग में आती है। हाँ एक्चुअली ये डिपेंड करता है आपकी सुपरवाइजर पे भी, ठीक है, और आपकी जो मतलब ये जो देखते हैं एचआर वाले, इसकी मिसाल मैं आपको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर देता हूँ। आखिर में आप 4-5 बंदे बैठ गए, ठीक है, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 500 लोग काम करते हैं, अब 6 सुपरवाइजर उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं आप में से हर एक सुपरवाइजर को बिठा के उनके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, मुझे बताएं यार फलाना बंदा कैसा है, इसकी सैलरी कितनी है, अप्रेजल इसका बिहेवियर, यार आज 2 की लड़ाई हुई थी सर, मैंने देखा था गलती इसकी थी और ये था, ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव है। अब मैं जो उसकी रिपोर्ट बना रहा हूँ, उसकी सीआर जो लिख रहा हूँ, वो खराब कर रही हूँ। अब समझ गए मेरी बात, वो तो ठीक है आपने किया, लेकिन इसमें भी फीडबैक है, इसमें भी किसी एक सैंपल पे नहीं है, लेकिन चीज दोनों पे काम होती है। फिर आता है आपका बिहेवियरली एंकर रेटिंग, statement of effective and ineffective behavior determines the point they are said to be behaviorally anchored. The rater is supposed to say which behavior describe the employee's performance, ठीक है। advantage, help, outcomes, rating, error, disadvantage, suffer from distortions inherent in most rating techniques। इसका आपको सिंपल लफ्जों में ये बता दूं कि एक बंदा है, काम का बहुत तगड़ा है, लेकिन वो हर किसी को बेइज्जत करता है, बिहेवियर उसका ठीक नहीं है, आपने उसके बिहेवियर पे उसका एनालिसिस किया, उसके वर्कआउट पे नहीं किया। एक बंदा है वो बहुत माठा है, लेकिन चुपचाप सीधे तरीके से कर रहा है, तो ये आप बिहेवियर एंड रेटिंग के हिसाब से उस पे चलते हैं। परफॉर्मेंस आपकी उसकी बिहेवियर के अप्रोच पे होती है कि भाई उसका वर्कआउट कैसा है, औरों के साथ उसका रवैया कैसा है, काम कैसे कर रहा है, ये भी डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है, सेम चीज है। परफॉर्मेंस टेस्ट एंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है, दिस इज बेस्ड ऑन द टेस्ट ऑफ नॉलेज और स्किल, द टेस्ट मे बी रिटन और एन एक्चुअल प्रेजेंटेशन ऑफ स्किल। ये आप ऐसा करते हैं कि किसी का टेस्ट कंडक्ट करते हैं, उसके लिए प्रेजेंटेशंस करते हैं,
मिसाल के तौर पे अक्सर मैं क्लास में आखिर में इंशाल्लाह सेकंड टर्म के बाद हमारी जो है कुछ प्रेजेंटेशंस भी मैं दूंगा जो आपको करनी होगी, डिस्कस करनी होगी। उससे क्या होगा, वो पॉइंट्स देंगे, स्कोर दूंगा कि इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है 10 नंबर, इसकी कम है 8 नंबर। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी आप क्या करते हैं, टास्क देते हैं। तो ये वो आपका परफॉर्मेंस टेस्ट और ऑब्जर्वेशन में आता है, ठीक है। टेस्ट में भी measures potential more than सिंपल लफ्जों में ये सारे एक ही मेथड टेस्ट बेस करते हैं या आप उसकी परफॉर्मेंस बेस पे करते हैं। क्लियर है? आगे चलूं? ठीक है सर। फिर आता है आपका कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड क्या होता है, मोस्टली यूज्ड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हाउएवर इट इज एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री इज नॉट रूल्ड आउट। ये ऑर्गेनाइजेशन सरकारी तौर पे ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा है कि ज़्यादातर एनुअल कॉन्फिडेंशियली रिपोर्ट बनती है, ACR जिसे कहते हैं, और ये अक्सर ऐसा होता है कि आपका सुपर जो इंचार्ज होता है वो ACR भिजवा लेता है और वो आपको नहीं बताई जाती, ठीक है, किसी और से शेयर भी नहीं की जाती, ठीक है। और वो ACR जो है वो आपकी पर्सनल फाइल में जाके लग जाती है और उसी की बेस पे आपको रिवार्ड भी मिलता है, स्केल भी बढ़ता है, ठीक है। लेकिन ये इंडस्ट्री में ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि वो तो कहते हैं आप मुझे बताएं मेरी परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है। सरकारी तौर पे करते हैं लेकिन उसमें फिर अपील का राइट होता है, वो अपील भी करता है कि भाई मेरे ACR क्यों, मुझे ये क्यों दिया गया, स्केल क्यों दिया गया, कैटेगरी क्यों दी गई है, ठीक है। तो लीडरशिप, इनिशिएटिव, टेक्निकल एबिलिटी, रीजनेबिलिटी, और ये टोटली एक सिस्टमैटिक वे है, लेकिन चूंकि ज्यादातर ये गवर्नमेंट सेक्टर में यूज किया जाता है इसलिए इंडस्ट्री में इसको थोड़ा सा ऑफ ही रखा जाता है। फीडबैक टू द एसेंस इज गिवन ओनली इन केस ऑफ एन एडवर्स इंजरी। डिसएडवांटेज क्या है, हाईली सब्जेक्टिव है, रेटिंग कैन बी मैनिपुलेट। अक्सर देखा है कि गवर्नमेंट का कोई भी एम्प्लॉय अपने ACR से खुश नहीं होता। सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? मोस्टली आजकल सर खैर वो गवर्नमेंट बिस्तर होते हैं, बंदा खुद ही फिल कर देते हैं और जो सुपरवाइजर होते हैं उसे साइन करवा देते हैं। यस सर। आजकल तो बिल्कुल यही चल रहा है। वो कहते हैं कि ACR ले कागज दे देते हैं कि फिल कर लो, ले फिल कर लो, ले आओ। नॉर्मली इसका आई एम ट्रूली कभी कुछ और कह रहा है, लेकिन जो प्रैक्टिकल होता है वो उसका मैं बताता हूँ। ये प्रॉब्लम फेसिंग में क्या होता है, जिसको आप कह लें प्रॉब्लम फेसिंग होती है कुछ अप्रेजल में, उसके अंदर ये भी एक प्रॉब्लम है कि मैनेजर जो होता है वो कहता है बस सारे लीनियंट, उसको कहते हैं लीनियंट चलना, हर एक को कहता है ठीक है तू सारा ठीक है तुम बिल्कुल सही हो, सबकी एक ही परफॉर्मेंस देता है, एवरेज से ऊपर डाल देता है सबको। ये आजकल ऐसे कर रहे हैं क्योंकि कोई दुश्मनी नहीं पालना चाहता, वो अप्रेजल लिख के दे बस ठीक है। कंपैरेटिव एवोल्यूशन मेथड, रैंकिंग पेयर्ड कंपैरिजन, जिसको रैंकिंग भी कहते हैं, पेयर्ड कंपैरिजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? These are collection of different methods that compare performance with that of other co-workers. The usually techniques used may be ranking method and peer comparison method. Ranking method क्या है? पहले इसको पढ़ते हैं। Supervisor rank his worker based on merit. ठीक है, ये दोनों नाम कंपैरेटिवली रैंक की बिना पे देखता है, ठीक है, कि ये भाई सुपरवाइजर है, ये को सुपरवाइजर है, अच्छा को सुपरवाइजर में 1 2 3 4 है, अच्छा इनकी रैंकिंग में क्या वर्क कर रहा है, ठीक है, फ्रॉम द बेस्ट टू वर्स्ट इसमें देखता है